नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अड्डा कहानियों का, जहां हर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती है। मैं हूं आपका कहानियों का साथी और आज मैं आपको ले जाने वाली हूं एक ऐसी दुनिया में जहां रास्ते दिल से बनते हैं और मंजिल खुशी होती है। आज की कहानी का नाम है खुशियों का जादुई नक्शा। आनंद, उद्देश्य और संतुलन की खोज। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक सफर है। एक ऐसा सफर जो आपको अपने ही दिल के अंदर ले जाता है। इस कहानी में आप मिलेंगे दोस्ती से, सपनों से, डर से, उम्मीद से और उस राह से जो हर इंसान अपनी जिंदगी में ढूंढता है। तो अपनी आंखों के साथ साथ अपना दिल भी खोल लीजिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ देखी नहीं जाती, जी जाती है। तो चलिए इस कहानी के पहले दृश्य में चलते हैं, जहां हमें एक जादुई नक्शा मिलता है। ये सुनने में तो बड़ा काल्पनिक लगता है, पर इसका असल में मतलब क्या है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये कोई कागज का नक्शा नहीं है, बल्कि एक तरह से मन को समझने का एक जरिया है। एक मानसिक फ्रेमवर्क कह सकते हैं। बिल्कुल, जैसे किसी शहर में घूमने के लिए नक्शा चाहिए, वैसे ही जिंदगी के उतार चढ़ाव को समझने के लिए हमें एक आंतरिक गाइड की जरूरत पड़ती है। और इस नक्शे पर कुछ खास जगहें, जैसे दोस्ती का जंगल जो हमारे रिश्तों को दिखाता है, या फिर सपनों का पहाड़ जो हमारे लक्ष्यों का प्रतीक है। अच्छा, तो मतलब ये असल में अपनी जिंदगी के जो जरूरी हिस्से हैं, उन्हें पहचानने का एक तरीका है। एकदम, ये हमें बताता है कि खुशी कोई एक जगह नहीं है, बल्कि कई खूबसूरत एहसासों से मिलकर बना एक रास्ता है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि हमें ऐसे नक्शे की जरूरत ही क्यों है? क्या हम बस अपनी जिंदगी जी नहीं सकते? बात यह है कि जिंदगी हमेशा एक सीधी सड़क नहीं होती। आप देखिए, यहाँ कहानी में रास्ता दो हिस्सों में बट रहा है। हाँ, एक तरफ कांटों और धुंध से भरा तूफानी रास्ता है जो हमारी चुनौतियों को दिखाता है, और दूसरी तरफ सूरज की रोशनी से भरा एक सुंदर रास्ता है जो हमारे अच्छे पल हैं। बिल्कुल, हम सब इन दोनों रास्तों पर चलते हैं। यहीं पर सिडनी जे हैरिस की एक बात याद आती है, खुशी एक दिशा है, कोई जगह नहीं। वाह, मतलब ये नक्शा मुश्किलों को खत्म नहीं करता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो जीवन का हिस्सा है। ये नक्शा बस उनके बीच से रास्ता खोजना सिखाता है, संतुलन बनाना सिखाता है। तो अगर ये नक्शा हमारा गाइड है, तो इस यात्रा को शुरू करने के लिए हमारा पहला कदम क्या होना चाहिए? वो शुरुआती बिंदु कहाँ है? शुरुआती बिंदु हमारे अंदर ही है। कहानी का अगला पड़ाव है सजगता, या जिसे हम माइंडफुलनेस कहते हैं। इसे हमारा आंतरिक दिशा सूचक यंत्र, मतलब एक कंपास कहा गया है। एक कंपास? हाँ, आप देखिए, इस सुनहरे कंपास के केंद्र में एक दिल बना है। इसका मतलब है दिशा बाहर नहीं, अंदर से मिलती है। और ये काम कैसे करता है? जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा दिमाग या तो अतीत में उलझा रहता है या भविष्य की चिंता करता है ना? बिल्कुल। सजगता, खासकर अपनी सांस पर ध्यान देना, वो हमें खींचकर वर्तमान में वापस ले आती है। यह हमें वो जरूरी ठहराव देती है जिससे हम समझ पाते हैं कि हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं। इसी से जुड़ी एक बड़ी प्यारी बात दिल्ली के हैप्पीनेस करिकुलम में एक बच्चे ने कही थी। हाँ, मैंने भी पढ़ा था। उसने कहा, जब हम थके हुए और तनाव में होते हैं तो हैप्पीनेस क्लास मेरे लिए एयर कंडीशनर की तरह काम करती है। कितनी गहरी बात है। वो बच्चा असल में यही कह रहा है कि सजगता उसे वो शांति और स्पष्टता देती है। बिल्कुल। और जब हम शांत मन से अपने अंदर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि खुशी भी वो एक जैसी नहीं होती, उसके भी अलग अलग रंग हैं। सही कहा। कहानी हमें खुशी के 3 अलग अलग स्तरों पर ले जाती है। पहला है क्षणिक खुशी, मोमेंट्री हैप्पीनेस। जैसे अच्छा खाना खा लिया या कोई फिल्म देख ली। हाँ, ये समुद्र की लहरों की तरह हैं, आती हैं, अच्छा महसूस कराती हैं और चली जाती हैं, टिकती नहीं। फिर दूसरा स्तर है गहरी खुशी। डीपर हैप्पीनेस। बिल्कुल, इसकी तुलना एक जंगल से की गई है जिसकी जड़ें रिश्तों, परिवार, दोस्तों के स्नेह और विश्वास में होती हैं। ये ज्यादा स्थायी होती है। और तीसरा स्तर, जिसे स्थायी खुशी या सस्टेनेबल हैप्पीनेस कहा गया है, वो आती है समझ और जागरूकता से, जब हम अपने विचारों और कामों के प्रति सजग होते हैं। देखिए, बात ये नहीं है कि पहली तरह की खुशी खराब है। नहीं, वो भी जरूरी है। हाँ, जरूरी है, लेकिन समस्या तब होती है जब हम सिर्फ उसी के पीछे भागते रहते हैं और गहरी खुशी की जड़ों को सींचना भूल जाते हैं। और इसी गहरी और स्थायी खुशी को समझने के लिए अब कहानी में विज्ञान का प्रवेश होता है। परमा मॉडल। हाँ, ये पॉजिटिव साइकोलॉजी का एक बहुत मजबूत ढांचा है जिसे मार्टिन सेलिगमन ने दिया था। ये हमारे नक्शे पर बने 5 मुख्य पड़ाव हैं। चलिए इन पड़ावों की सैर करते हैं। पी का मतलब है पॉजिटिव इमोशंस, यानी सकारात्मक भावनाएं। सही, जैसे खुशी, उम्मीद, संतोष, ये सब महसूस करना।
ये हमारे नक्शे की मस्कान वाली है। इसके बाद आता है ई, मतलब एंगेजमेंट। एंगेजमेंट यानी किसी काम में पूरी तरह डूब जाना। मनोवैज्ञानिक मिहाय चिक्सेंटमिहाय ने इसे फ्लो की अवस्था कहा है। फ्लो की अवस्था मतलब जब हम किसी काम में इतने खो जाते हैं कि समय का पता ही नहीं चलता। एकदम। ये हमारे नक्शे की प्रवाह नदी है, जहां हम बस बहते चले जाते हैं। पर यहाँ एक सवाल है, क्या ये मायने रखता है कि हम किस काम में एंगेज्ड हैं? मान लीजिए कोई घंटों वीडियो गेम्स खेलने में फ्लो महसूस करता है, तो क्या वो भी खुशहाली है? बहुत जरूरी सवाल है, और इसका जवाब मॉडल के अगले हिस्सों में छिपा है। अगला पड़ाव है आर, यानी रिलेशनशिप्स। रिश्ते। हाँ, रिसर्च बार बार ये साबित करती है कि मजबूत सामाजिक रिश्ते खुशहाली का सबसे बड़ा पैमाना है। ये हमारे नक्शे का मित्रता वन है, जहां हम अकेले नहीं होते। और फिर आता है एम, यानी मीनिंग या उद्देश्य। अपने से बड़े किसी मकसद के लिए जीना। और आखिर में ए, यानी अकम्प्लिशमेंट, यानी लक्ष्यों को पूरा करने का गर्व। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब है कि वीडियो गेम वाला फ्लो शायद अकम्प्लिशमेंट तो दे, लेकिन मीनिंग शायद ना दे। सेलिगमैन का रिसर्च यही दिखाता है कि बिना मीनिंग के अकम्प्लिशमेंट अक्सर खालीपन छोड़ जाता है। एक खुशहाल जीवन इन पांचों का एक सुंदर संतुलन है। ये संतुलन वाली बात ये बहुत गहरी है, क्योंकि जो बातें आज मॉडर्न साइंस कह रही है, वैसी ही बातें हजारों साल पहले भारतीय दर्शन में भी कही गई थीं। हाँ, ये देखना बड़ा फैसिनेटिंग है। जैसे पुरुषार्थ की अवधारणा। पुरुषार्थ ये जीवन के 4 स्तंभों की बात करता है। पहला है धर्म, यानी सही काम, कर्तव्य। ये परमा के मीनिंग से काफी मिलता है। दूसरा है अर्थ, मतलब समृद्धि। तीसरा काम, यानी इच्छाएं और जीवन का आनंद, जिसे हम पॉजिटिव इमोशन से जोड़ सकते हैं। और चौथा है मोक्ष, यानी आंतरिक शांति। पुरुषार्थ की पूरी अवधारणा ही संतुलन पर है कि इनमें से किसी एक के पीछे भागने से जीवन की गाड़ी पटरी से उतर जाती है। तो हमारे पास एक आधुनिक मनोवैज्ञानिक मॉडल है और एक प्राचीन दार्शनिक ढांचा, और दोनों ही संतुलन और उद्देश्य की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। और इसी कड़ी में एक और बड़ा ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है जापान से, इकिगाई। इकिगाई यानी जीने की वजह। हाँ, ये बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है अपना उद्देश्य ढूंढने का। ये 4 सवालों के जवाब पर टिका है। पहला, आपको क्या करना पसंद है? दूसरा, आप किस काम में अच्छे हैं? तीसरा, दुनिया को किस चीज की जरूरत है? और चौथा, आपको किस काम के लिए पैसे मिल सकते हैं? और जहां ये चारों गोले मिलते हैं, वो मीठा बिंदु ही इकिगाई है। सही, वो जादुई बिंदु जहां आप दुनिया को अपनी सबसे अच्छी भेंट देते हैं। लेकिन इस खजाने को खोजना वो हमेशा आसान नहीं होता। रास्ते में तूफान भी आते हैं। बिल्कुल, उदासी, चिंता, डर, ये सब जीवन के अंधेरे जंगल हैं। और कहानी हमें सिखाती है कि इनसे लड़ना नहीं, इन्हें समझना है। और इसके लिए कुछ रचनात्मक तरीके भी बताए गए हैं, खासकर आर्ट थेरेपी के, जैसे फीलिंग्स ट्री। हाँ, अपनी भावनाओं का पेड़ बनाना। इसमें आप एक पेड़ बनाते हैं और अपनी हर भावना को, गुस्से को लाल, उदासी को नीला, एक अलग रंग देकर भरते हैं। ये अपनी भावनाओं को बिना जज किए व्यक्त करने का एक तरीका है। और दूसरा है हैप्पीनेस आइलैंड। हाँ, एक काल्पनिक द्वीप बनाना जहाँ वो सब कुछ हो जो आपको सुरक्षित और खुश महसूस कराता है। ये मन में एक सेफ स्पेस बनाने जैसा है। मतलब भावनाएं मेहमान की तरह हैं, उन्हें समझें, उनसे लड़े नहीं। एकदम। और इन भावनाओं और अपने सफर का हिसाब रखने के लिए एक और बहुत शक्तिशाली टूल है, कप्तान की डायरी, यानी जर्नलिंग। जर्नलिंग, इसमें भी 2 बहुत सरल तकनीकें बताई गई हैं। पहली है आभार जर्नलिंग। हाँ, रोज सोने से पहले बस 3 ऐसी बातें लिखना जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। रिसर्च बताती है कि ये आदत हमारे दिमाग को पॉजिटिव चीजों पर फोकस करने के लिए रीवायर कर देती है। और दूसरी तकनीक थोड़ी अलग है, ओडिसी प्लानिंग। ये भविष्य को लेकर हमारी चिंता कम करती है। इसमें आप अगले 5 सालों के लिए अपने जीवन के 3 अलग-अलग रास्ते सोचते हैं। पहला, आपको मौजूदा प्लान। दूसरा, अगर वो काम ना करे तो बैकअप प्लान। और तीसरा सबसे मजेदार है, अगर पैसे या समाज की कोई चिंता ना हो तो आप क्या करेंगे? ये हमें एहसास कराता है कि हमारे पास हमेशा एक से ज्यादा रास्ते होते हैं। हाँ, आपकी डायरी सिर्फ बीते हुए कल का हिसाब नहीं, बल्कि आने वाले कल का नक्शा भी है। बिल्कुल। लेकिन सवाल ये है कि ये सारी बातें,
ये सारे नक्शे, ये तकनीकें, क्या ये सच में बड़े पैमाने पर काम करती हैं? और यहीं पर कहानी हमें दिल्ली के नन्हे खोजकर्ताओं से मिलवाती है, दिल्ली का हैप्पीनेस करिकुलम। ये इन सभी विचारों का एक रियल वर्ल्ड केस स्टडी है, कोई छोटा मोटा प्रयोग नहीं। 8 लाख से ज्यादा बच्चे, 1000 से ज्यादा स्कूल। और नतीजे चौंकाने वाले थे। बच्चों में फोकस बढ़ा, चिंता कम हुई, रिश्ते बेहतर हुए। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि खुश रहना एक कौशल है, इसे सिखाया और सीखा जा सकता है। तो चलिए एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखते हैं। हमने देखा दोस्ती का रास्ता, सपनों की रोशनी, सजगता का दिशा यंत्र और वो हिम्मत जो अंधेरे में भी चलना सिखा देती है। अब कहानी का आखिरी पड़ाव है। ये पड़ाव सुनने वालों के लिए है, अपना नक्शा खुद बनाना। हाँ, ये एक व्यक्तिगत और रचनात्मक काम है, कोई परीक्षा नहीं। बस 3 आसान से सवाल हैं। पहला, आपका फ्रेंडशिप फॉरेस्ट कौन है? वो लोग जो आपके साथ खड़े रहते हैं। दूसरा, आपका प्याला किससे भरता है? मतलब आपकी हॉबीज, आपका जुनून क्या है? और तीसरा, आपकी ड्रीम माउंटेन क्या है? आपके लक्ष्य क्या हैं? आज ही एक कागज लेकर उन लोगों और जगहों को जोड़िए जो मुस्कान देते हैं। आपका नक्शा दुनिया में किसी और जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये आपकी अपनी कहानी है। और यहीं पर कहानी का सबसे खूबसूरत संदेश छिपा है। सूर्यास्त की ओर चलते इस बच्चे को देखिए। ये एक अंत नहीं, एक शुरुआत है। खुशी कोई मंजिल नहीं, बल्कि चलने का तरीका है। बिल्कुल। जैसे जैसे आप बढ़ते हैं, आपका नक्शा भी बदलता है। ये यात्रा कभी खत्म नहीं होती, ये सिर्फ और खूबसूरत होती जाती है। अगर इस कहानी का कोई हिस्सा आपके दिल तक पहुंचा हो, तो इस सफर को यहीं मत रोकिए। अड्डा कहानियों के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी आपको आपसे मिलाने आती है। कमेंट्स में लिखिए, आज की कहानी का कौन सा पल आपको सबसे ज्यादा छू गया। इस सफर का हिस्सा बनने के लिए दिल से धन्यवाद। और याद रखिए, कहानियां खत्म हो जाती हैं, पर उनका एहसास हमेशा जिंदा रहता है।